दोस्तों नमस्कार। 15,000 करोड़ अच्छी खासी बड़ी रकम है, लेकिन इतनी बड़ी रकम अगर 10 बरस में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द घुमड़ती रहे और इस देश का मीडिया उसी चेहरे पर सब कुछ खपा दे। 2014 से लेकर 2018 तक तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए इस देश के जो टैक्स पेयर का पैसा था वह इस देश के मीडिया पर लुटाया गया, और वो एक चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, जिनके चेहरे के इर्द गिर्द इस देश के तमाम मंत्रालयों के विज्ञापन रेंगते थे। वही चेहरा एकमात्र था जो टेलीविजन पर छाया रहा, एकमात्र चेहरा था जो अखबार के पन्नों पर छपता हुआ नजर आया। वही एक चेहरा था जो सड़कों पर अलग अलग जगहों पर होर्डिंग के जरिए नजर आ रहा था। और 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए इसी चेहरे के इर्द गिर्द विज्ञापनों के आसरे सिर्फ और सिर्फ उन परिस्थितियों को चमकाते चले गए जिससे लगने लगे इस देश में मोदी सरकार है। यानी बीते 10 बरस में इस देश ने 15,000 करोड़ से ज्यादा की रकम सिर्फ एक चेहरे के ताने बाने के साथ इस देश में मीडिया विज्ञापनों के जरिए देखा है। और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होने लगा था कि अगर मीडिया ना होता, विज्ञापन ना होता और विज्ञापनों के आसरे मीडिया की चमक ना होती, और मीडिया अगर अपनी पुरानी भूमिका में रहता जहां पर वह सवालों को खड़ा करता, तो क्या वाकई यह सरकार 10 बरस चल पाती? क्योंकि इस देश के भीतर में हर मुद्दे को मीडिया ने दबा दिया या फिर सरकार के अनुकूल उन तमाम मुद्दों को खड़ा किया जिसमें विपक्ष निशाने पर आ जाए। राजनीतिक तौर पर किसी भी प्रधानमंत्री के काल में यह स्थिति कभी रही नहीं होगी। लेकिन इन 10 बरस के बाद एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे को ही इस देश के जनादेश ने खारिज कर दिया। और अब यह सवाल बड़ा हो गया, उस चेहरे के आसरे क्या विज्ञापन दिया जा सकता है? उस विज्ञापन के आसरे क्या दोबारा पुरानी साख लौटाई जा सकती है और उसके जरिए राजनीतिक चकाचौंध को दिखाया जा सकता है? जी नहीं। इस दौर की परिस्थितियां इसलिए बदल गई क्योंकि एक झटके में इस देश के लोग ना सिर्फ सब कुछ जान गए, बल्कि टेक्नोलॉजी ने इस देश की पारंपरिक मीडिया के ठीक समानांतर एक वैकल्पिक मीडिया, सोशल मीडिया की तर्ज पर खड़ा कर दिया। और यह सोशल मीडिया डिजिटल के आसरे कुछ इस तरीके से चलने लगा कि 2024 का जो नया आंकड़ा सामने आया उसने बतला दिया कि इस देश के भीतर टेलीविजन, रेडियो, अखबार और सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग, उसकी जो विकास है वो 8% है। लेकिन दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया जो आपके हथेलियों के बीच मोबाइल के जरिए दिखाई दे या इंटरनेट के जरिए आप अपने लैपटॉप या आईपैड पर देख सकते हो, उसकी रफ्तार तकरीबन 16% के विकास के हिसाब से है। यानी दोनों की डेवलपमेंट स्पीड पारंपरिक मीडिया के मुकाबले डबल की है। और इसमें लगने वाली पूंजी जो विज्ञापनों के जरिए आती है, वो पैसा भी अब उस टीवी के पास जा नहीं रहा है, बल्कि टीवी को ओवरटेक डिजिटल कर चुका है पैसों के मामले में। और दूसरी तरफ सरकार अब किस बात का प्रचार करे और कैसे प्रचार करे, जबकि उसने इससे पहले अपने तमाम विज्ञापनों में जो कुछ भी कहा, इस देश के भीतर की हकीकत उसके ठीक उलट रही। और शायद यही वो परिस्थिति थी कि धीरे धीरे बात निकलकर यहां तक आ गई, क्यों नहीं अब इमरजेंसी का जिक्र कर दिया जाए, जिस इमरजेंसी के आसरे इस देश के मीडिया को दबाया गया था। यानी 50 बरस पहले इस देश में इमरजेंसी लगी, इसका जिक्र सरकार अब खुले तौर पर करने लगी है। याद क्यों आ रहे हैं 50 बरस पुराने किस्से, और मौजूदा वक्त की स्थितियां क्या उसके तले दब जाएगी, यह भी एक सवाल है। और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त मीडिया संघर्ष कर रहा था। वो कई जगहों पर साष्टांग हुआ जरूर, लेकिन बीते 10 बरस में तो इस देश के भीतर में मीडिया ही गायब हो गया। तो क्यों नहीं आज एक एक पन्ने को खोला जाए और उन पन्नों के आसरे यह जानकारी आप तक पहुंचे कि इस देश में अब जो गोदी मीडिया के नाम से इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया चल रहा था,
उसकी कैसी गत हो चली है और किस परिस्थिति में वो आकर फंस गया है और किस तरीके से इस देश के कॉरपोरेट ने मीडिया पर कब्जा किया, कॉरपोरेट ने सत्ता के साथ नेक्सस किया, सत्ता ने इस देश की संपत्ति कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल दी, कॉरपोरेट ने उसी मीडिया के आश्रय सत्ता को दिखाना और बताना और चकाचौंध के साथ शुरुआत की गीत गाने की। लेकिन होते होते 2024 में यह मामला अटक क्यों गया? और जब अटक गया है तो आइए इस परिस्थिति को इसलिए जान लीजिए क्योंकि इस देश के भीतर का सच शायद डराने वाला है और वो सच अगर एक एक करके सामने मौजूदा वक्त में आ जाए तो फिर आप उफ भी नहीं कहेंगे कि क्या वाकई सरकार ऐसे चल रही थी या सरकार ऐसे चलाई जा रही थी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। इस देश के भीतर की मीडिया दिखाने और बताने लगा है कि देखिए विपक्ष विरोध भी करता है, उसकी आवाज में कुछ दम भी है। वो जिन तर्कों का जिक्र कर रहा है वो इस देश के सिस्टम के भीतर फंसी हुई वह सरकार है जो बताती रही कि दरअसल उसी का सब कुछ है और वही सब कुछ है, लेकिन एक झटके में एक के बाद एक परिस्थितियों ने उसको घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया है। तो आइए शुरू करें, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति जो कहती हैं उसे सुनना चाहिए। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक होती है, लेकिन आज तो हम जिक्र इस देश के आखिरी नागरिक का करने जा रहे हैं और उस आखिरी और पहले के बीच में इस देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के विज्ञापनों के जरिए मीडिया की झोली कितनी भरी गई, अगर उस आंकड़े को समझे तो 22,000 करोड़ रुपए इस देश में मीडिया के विज्ञापनों के जरिए इस देश ने लुटा दिए। उन विज्ञापनों के जरिए सरकार के जो गीत गाए गए उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे के इर्द गिर्द 2014 से 2023 तक लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। हर मंत्रालय, हर योजना प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द लगातार बीते 10 बरस में चलती रही। लोगों के जहन में यही सवाल था, यह भारत सरकार नहीं मोदी सरकार है। और ध्यान दीजिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी सरकार कहने से चूके नहीं। चुनाव से ऐन पहले वो लगातार मोदी सरकार के विज्ञापनों के आश्रय इस देश के सरकारी संस्थाओं को देश भर में घुमा भी रहे थे और सेना को भी लगाया था। इस देश के अधिकतर सूचना अधिकारी भी इसमें लगे थे। जो इस देश के भीतर का सच है मीडिया कंपनियों का, अगर उसके जरिए अब परखने की शुरुआत कीजिए तो 5 तरीके से उन्होंने बीते 10 बरस में काम किया है। सबसे पहले तो कॉरपोरेट का लाभ होना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट की एंट्री बड़ी तादाद में मीडिया के भीतर इसी दौर में हुई। कहीं शेयर्स के जरिए हुई, कहीं पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया गया। संस्थानों के नाम लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाना, कॉरपोरेट को लाभ होना और मीडिया अगर साथ है तो उसके जरिए सौदेबाजी कॉरपोरेट के अनुकूल कैसे हो सकती है और कॉरपोरेट के भी दाग इस दौर में कैसे छुप जाएं, यह भी बताने की कोशिश हुई। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस देश के उस कॉरपोरेट के न्यूज चैनल में एक लाइन खबर नहीं चली कि इस देश के भीतर में हिडेनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी। इस देश के भीतर में किस तरीके से पैसे की आवाजाही जो सरकार के अलग अलग योजनाओं के जरिए हुई, उसमें कितनी बड़ी तादाद में इस देश के टॉप मोस्ट 6 कॉरपोरेट के पास पैसा गया जो सरकार के साथ खड़े थे। और इस देश की तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई योजना हो, वो पावर सेक्टर हो, वो रेलवे हो, वो सड़क हो, वो पोर्ट हो, वो एयरपोर्ट हो, वह इस देश के गोडाउन ही क्यों ना हो, इस देश के भीतर में अनाज की खरीद फरोख्त ही क्यों ना हो, इस देश का रिटेल सेक्टर ही क्यों ना हो, इस देश की हाउसिंग कॉलोनी ही क्यों ना हो, सब कुछ इन 6 उद्योगपतियों के इर्द गिर्द सरकार ने थमा दिया।
और मीडिया ने इस पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया। अगर इसको भी परखना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा इस दौर में जो कामकाज 6 बड़े कॉरपोरेट के हिस्से में गए, वह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हिस्से में क्यों गए, और उससे उनका नेटवर्थ जिस रफ्तार से बढ़ा उसमें भारत की अपनी जीडीपी पिछड़ गई। यानी जीडीपी की रफ्तार कम थी, लेकिन इन कंपनियों की अपनी नेटवर्थ की रफ्तार बड़ी तेज थी। दूसरी स्थिति थी कि जो रेवेन्यू मॉडल मीडिया ने इस दौर में अपनाया था वो विज्ञापनों पर टिका हुआ था। सरकार की मलाई इस देश के चंद एंकरों के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, प्रोपराइटर के साथ, और वहां से होते होते कॉरपोरेट नेक्सस के जाकर वो खड़ी हो गई। और इस मलाई का मतलब यह था कि सुविधाओं की पोटली उनके साथ रहेगी। सरकारी माउथपीस में आपने तब्दील होते हुए इस देश के मीडिया को देखा, लेकिन माउथपीस का मतलब यह भी है कि विपक्ष की राजनीति पर सीधे हमला करने आपको आना चाहिए। इसीलिए इस दौर में आपने कभी भी विपक्ष के साथ या विपक्ष के सवालों के साथ खड़े होकर सत्ता से सवाल पूछने की ताकत मीडिया में नहीं देखी होगी। और जो रियल इशू थे उनको कैसे दबाया दिया जाए, यह भी बात निकल कर आई। आप कह सकते हैं उसकी उम्र तो अब पूरी हो गई और राजनीतिक तौर पर इस देश में नई परिस्थिति है, लेकिन टेक्नोलॉजी और जनादेश, अब दोनों को आप मिला दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब सरकार के पास बजट नहीं है प्रचार का। इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है, जी नहीं। सरकार अब यह जान चुकी है कि जिस चेहरे के आश्रय उसने इस देश की रंगत को मीडिया के जरिए बदलने की कोशिश की, उसकी उम्र पूरी हो गई। और इस दौर में टेक्नोलॉजी ने समानांतर मीडिया खड़ा कर दिया। एक रिपोर्ट आई है मैग्नम की जो कि 2024 के आंकड़ों को बतलाती है, और वो कहती है कि दरअसल जो विज्ञापनों का ग्रोथ है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर का विज्ञापन है, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। 2014 में जितना विज्ञापन प्राइवेट मार्केट से आता था, उससे ज्यादा पैसा सरकारी विज्ञापनों का चैनलों की झोली में जा रहा था। तो फिर उस दौड़ में क्यों कोई विज्ञापन के लिए फंसता जहां वो खबरें दिखाता, उसकी साख होती, उसकी इंटीग्रिटी बढ़ती, उसकी व्यूअरशिप बढ़ती। इससे हटकर उसने सरकार का साथ दिया और सरकार ने भी उसको पूरी झोली भर दी। यानी प्राइवेट सेक्टर के विज्ञापन जो प्रोडक्ट्स के जरिए बेचने के ख्याल से आते हैं, उनसे ज्यादा पैसा 2014 से 2019-20 तक कम से कम दिया गया है। अब यहां पर लौटिए जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, 2024 में रिपोर्ट बताती है कि 2024 का आंकड़ा 1,22,155 करोड़ रुपए विज्ञापन में खपेंगे जो मीडिया हाउसेस के पास जाएंगे। इसकी ग्रोथ रेट 11.8% है, और इसमें जो पारंपरिक मीडिया है उसकी ग्रोथ इससे कम 8.4% है। यानी 1,22,000 करोड़ में से 64,398 करोड़ रुपए इस पारंपरिक मीडिया के पास जाएंगे, जिसमें टीवी है, प्रिंट है, रेडियो है और आउटडोर होर्डिंग्स है। लेकिन इस दौर में जो डिजिटल मीडिया खड़ा हुआ, सवाल यह नहीं है कि अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स का सवाल है, अल्टरनेटिव मीडिया का सवाल है। सवाल है इस देश की जनता ने उसे हाथों हाथ क्यों ले लिया, और लेने के पीछे क्या वाकई इस देश के भीतर का जो कंटेंट था या उनके भीतर जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब उन्हें इस डिजिटल मीडिया के जरिए मिल रहा था। और डिजिटल मीडिया का ग्रोथ 16% हो गया, और 1,22,000 करोड़ में से 57,757 करोड़ रुपए इस डिजिटल मीडिया के हिस्से में विज्ञापनों के जरिए चले गए। यानी ध्यान दीजिए, लगभग 2-3 सालों के भीतर लगभग बराबर की स्थिति में 53% पैसा पारंपरिक मीडिया के पास और 47% पैसा डिजिटल मीडिया के पास आकर खड़ा हो गया। इसमें भी अगर आप सिर्फ डिजिटल वीडियो का जिक्र करें और टेलीविजन के पूरे खबरों का जिक्र करें या टीवी का जिक्र करें, तो टीवी की जो पैसा उसके पास 2024 का जो उसके पास पैसा जाएगा वो 39,333 करोड़ है। और दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया में जो वीडियो की पूरी रफ्तार है, उसमें पैसा जा रहा है लगभग 42 से 45,000 करोड़ रुपए। यानी एक ऐसी स्थिति है कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जरिए क्रेडिबिलिटी साख ने इस दौर में एक पैरेलल परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी और जनता ने उसे हाथों हाथ में लिया। और इसका असर यह हुआ कि इस रिपोर्ट में बतलाया गया, अगर इलेक्शन ना हो
तो फिर टेलीविजन कोई नहीं देखेगा। इस दौर में जानकारी आई कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण या उनके चेहरे को लेकर जो विज्ञापन चलते हैं, उस दौर में सबसे कम व्यूवरशिप मीडिया के भीतर रहती है। यह भी जानकारी निकल कर आई कि इलेक्शन और क्रिकेट अगर दोनों को हटा दीजिए तो टेलीविजन देखने वाला कोई बचेगा ही नहीं। यानी खबरों को लेकर एक नेगेटिविटी लोगों के भीतर इस दौर में समा गई, क्योंकि इतना कुछ इस दौर में हो गया। इलेक्शन के ठीक बाद सिर्फ कितने दिन हुए हैं, 4 को रिजल्ट आया और अभी वो महीना बीता भी नहीं है। यानी इस 23 दिनों के भीतर में 12% व्यूवरशिप कम हो गई। जो क्रिकेट मैच हो रहा है उसकी टाइमिंग ऐसी है कि उसमें सामान्य तौर पर 8% व्यूवरशिप ऐसे ही कम हो गई है। अब अगला सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई इस देश के भीतर में जो मीडिया के आश्रय सरकार सब कुछ छुपाती चली गई, वो बैंकों द्वारा कॉरपोरेट को दिए जाने वाला कर्ज हो, उस कर्ज की माफी यानी रिटर्न ऑफ की जो परिस्थिति रही हो, जो टैक्स की माफी कॉरपोरेट को दी गई इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए वो भी रही हो, इस देश के भीतर में जो मनरेगा का भी पैसा था उसमें भी कटौती क्यों की गई, सरकार पूरे 100 दिन काम काज तो दूर 50 दिन काम जो औसत होता है वह भी नहीं दे पा रही है। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर है कि अगर इस देश में बीते 10 बरस के तमाम डाटा को सामने ले आया जाए तो क्या जो विकास दर की रफ्तार दिखाई जा रही है इस दौर में वह भी खारिज हो जाएगी? सरकार ने 2015 के बाद से यानी बीते 9 बरस में इस देश के असंगठित क्षेत्र का कोई डाटा सरकार ने जारी ही नहीं किया और उसको कलेक्ट ही नहीं किया। आप तो यह भी सोचिए कि डाटा का जिक्र हो रहा है, यानी फैक्ट्स एंड फिगर का जिक्र हो रहा है, तो 2011 में जिस वक्त भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और आज वो बढ़कर 140 करोड़ पार कर गई है, लेकिन हमारा बेस जो है वह 121 करोड़ के आधार पर ही है। वो गरीबी के तौर पर हो, वो रईसी के तौर पर हो, वो एमएसएमई में रोजगार पाने को लेकर हो, या फिर प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव स्थिति में आ गया उसको लेकर हो। हमने बताया ही नहीं इस देश का सच है क्या। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, किस क्षेत्र में हैं, ग्रामीण इलाकों में कितने हमने नहीं बताया, शहर में कितने गरीब हैं हमने नहीं बताया, हमने सब कुछ छुपा लिया। हम तमाम बातों का जिक्र करें उससे पहले हमें लगता है इस देश की गरीबी का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि आज राष्ट्रपति तो यह भी कह गई कि दरअसल गरीबी को लेकर कितनी बड़े काम सरकार ने किए हैं, और खुद प्रधानमंत्री मोदी और नीति आयोग ने अपने आंकड़ों के जरिए बताया कि उन्होंने 20-25 करोड़ लोगों को कैसे गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए हैं और वो अब गरीब नहीं रहे। तो सच क्या है? हमें लगता है सच इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसका कहना है कि जो भी प्रतिदिन $2.15 यानी हर दिन लगभग 179-80 रुपए कमाता है वह गरीब है। उससे कम का कमाने वाला व्यक्ति गरीब है, यानी 180 रुपए प्रतिदिन की कमाई हो जाए तो वो गरीब नहीं है। अब भारत के भीतर में प्रतिदिन 180 रुपए की कमाई कितने लोग करते होंगे? जिस देश में मनरेगा के भीतर जुड़े हुए 25 करोड़ मजदूर, उनको प्रतिदिन सरकार 200 से 250 रुपए के बीच में देने की स्थिति में है और पूरे साल काम नहीं देती है, 100 दिन काम नहीं देती है। आज की तारीख में बात कीजिएगा तो वो 41 दिन काम दे पा रही है। उसको जब डिवाइड कीजिएगा तो पता चलेगा वो महागरीब है, अति गरीब है, गरीबी रेखा से बेहद नीचे है। तो इन परिस्थितियों के आश्रय पहला आंकड़ा तो ये है। दूसरा, इस दौर में इसलिए जिक्र है क्योंकि एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो सर्वे किया और नीति आयोग के जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसके जरिए जिन इंडिकेटर्स को बताया वो चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि सरकार ने ये मान लिया कि जो अलग अलग हिस्सों में उसने उज्ज्वला योजना दी, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचा दी, उसने जो गरीबों के लिए अनाज दे डाला, कुछ जगहों पर मुफ्त बिजली दे दी, कुछ जगहों पर पानी आ गया, यह भी उस व्यक्ति की कमाई का हिस्सा है और अब वो गरीब नहीं रहा। तो गजब की परिस्थिति के भीतर का दूसरा सच यह है कि अगर आप मनमोहन सिंह के दौर में चले जाइएगा तो उस दौर में जो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट थी या सी रंगराजन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, 28 रुपए से लेकर 32 रुपए के बीच में वो चलती थी।
प्रतिदिन की कमाई इतनी हो तो फिर वो गरीबी के ऊपर मान लिया जाएगा। 28 रुपए और 32 रुपए गांव और शहर का हिस्सा हम बता रहे हैं। मोदी सरकार में आते आते वो बढ़कर लगभग दुगना हो गया। वो लगभग 55 रुपए से 64 रुपए के बीच में आकर टिक गया। यानी गांव में रहने वाला व्यक्ति इस देश के भीतर में अगर मोदी सरकार के भीतर उसकी कमाई हर महीने 1622 रुपए यानी प्रतिदिन 54 रुपए कमाई है तो वो गरीब नहीं है। और 64 रुपए कमाई प्रतिदिन अर्बन में यानी एक महीने में लगभग 1929 रुपए है। लेकिन कमाई जब देखी गई तो इतनी कमाई तो होती नहीं, तो जोड़ा गया कि अगर वो गैस ले जाता है तो इतना पैसा खर्च होता, घर मिल गया तो इतना पैसा खर्च होता, बिजली दे दिए तो इतना, 5 किलो अनाज दे दिए तो इतना। यानी इस देश के भीतर में सरकार ने अपनी योजनाओं को उस इकोनॉमी से जोड़ दिया जो इकोनॉमी जो कमाता है उसकी कमाई ना हो, लेकिन सरकार अपनी योजना के जरिए दे रही है तो वही कमाई है। तो फिर सरकार उसके एवज में रोजगार क्यों नहीं पैदा कर पा रही है? किसी ने यह सवाल नहीं किया। और बात यह है कि इस देश के भीतर में अगर टॉप मोस्ट 5-6 स्टेट को आप देख लीजिए तो जैसे बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, असम है, यहां पर गरीबी रेखा जो नीति आयोग ने दी, छत्तीसगढ़ में सबसे कम 16%, 16.5%, बिहार में सबसे ज्यादा 33.5%, लगभग 34% लगभग, उत्तर प्रदेश में लगभग 23%। अब इसके समानांतर उज्ज्वला योजना कितने करोड़ लोगों तक पहुंची, प्रधानमंत्री आवास योजना कितने करोड़ लोग तक पहुंची, जो मुफ्त अनाज है वो कितने करोड़ लोग तक पहुंचा, इसको जोड़कर गरीबी की रेखा से ऊपर सबको लाके खड़ा कर दिया गया। अब इसके ठीक उलट आ जाइए उस कॉरपोरेट के हिस्से में जिस कॉरपोरेट ने इस देश में प्रोडक्शन के लेवल पर इस देश के नागरिकों को दिया क्या। आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए। अडानीज का मान लीजिए आप जिक्र करें, उनका कौन सा प्रोडक्शन है जो आपके घर में आता है? वो सिर्फ मार्केटिंग पर है या फिर इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। अडानीज का जिक्र आप करते हैं। आप जब जिक्र करेंगे इस देश के नए कॉरपोरेट और नए कॉरपोरेट के नेटवर्क की बढ़ती हुई रकमों का, तो उसमें एक सवाल होगा कि दरअसल उत्पादन क्या है। और इसीलिए इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गायब है। यानी किसी भी सेक्टर को अगर आप चुनना पसंद करते हैं तो उसको कर लीजिए। वो एजुकेशन का क्षेत्र हो सकता है, वो हेल्थ का सेक्टर हो सकता है, वो पीने के पानी का सेक्टर हो सकता है। और आपको जानकर हैरत हो जाएगी इन 10 वर्षों में एजुकेशन सेक्टर का जो लाभ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गया है वो तकरीबन 5 लाख करोड़ के लगभग का हो गया है। हेल्थ सेक्टर में ये 10 लाख करोड़ को पार कर गया है। सिर्फ पानी के सेक्टर में ये 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है। पानी बेचने के नाम पर भी आप कमा सकते हैं। यानी इस देश के भीतर में जनता कैसे गरीब हो और कॉरपोरेट या निजी हाथ कैसे लाभ हो, तो पूरी इकोनॉमी एक झटके में शिफ्ट हो गई। और सवाल यहीं पर है कि अगर इन सवालों को मीडिया उठाना शुरू कर दे या बताने की परिस्थिति में आ जाए तब क्या होगा। और यह सवाल इसलिए मौजूदा वक्त में कहीं ज्यादा बड़ा है क्योंकि अब बाजार में पैसा है नहीं कि हम विज्ञापनों के जरिए पैसा खर्च करें, और पैसा खर्च करें तो अब वह उस मीडिया पर करने को तैयार नहीं है जो मीडिया 2014 से 2020 तक डार्लिंग बॉय की तरह चल रहा था। यानी वह मीडिया जो सरकार के लिए ही गीत गाता था, अब वो परिस्थिति एक झटके में बदल गई। तो अब क्या करें? और यह कल्पना के परे है कि प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हुए मीडिया को हर किसी ने देखा। हमारे पीछे एक तस्वीर लगी हुई है, यह एसपी सिंह की तस्वीर है, सुरेंद्र प्रताप सिंह। आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 27 बरस पहले 27 जून को ब्रेन हैमरेज हो गया था। खबर पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते उसके बाद घर गए, और उसके बाद उपहार कांड अगर आपको याद हो तो उनके बगल में प्रभाष जोशी की तस्वीर है। इस देश के भीतर में वो जनसत्ता के संपादक रहे। अगर पुरानी परिस्थितियों को आप परखना शुरू करेंगे मीडिया के जरिए और मौजूदा वक्त की मीडिया के साथ आकर खड़े होंगे तो फिर यह कोई गलत बात नहीं कही गई इंडिया टुडे के प्रोप्राइटर या एडिटर इन चीफ के जरिए कि हमारी दुकान है। इलेक्शन से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी उनके समिट में पहुंचे और वहां संपादक
एडिटर इन चीफ ने कहा, ये हमारी दुकान है, इस दुकान को आप ही चलाइए और आप ही संभालिए। चुनाव के परिणामों ने उन्हें बदला और एक संपादकीय उन्होंने लिखा और बताया कि किस तरीके से मीडिया तभी काम कर सकता है जब उसको खुली हवा मिल जाए। तो खुली हवा इस दौर में नहीं है, इसका एहसास एक जनादेश ने करा दिया। अब सवाल यह है, इस देश के भीतर में वही जनादेश और वही जनता इस देश के मीडिया को भी पाठ पढ़ा रही है, इस देश के पॉलिटिशियन को भी पाठ पढ़ा रही है और इस देश के भीतर में राजनीतिक व्यवस्था को वही बदलना चाहती है, क्योंकि उसने परख लिया, जान लिया कि इस देश के भीतर में बड़े लिमिटेड प्लेयर हैं और जिनके पेट भरे हुए हैं, जो चार्टेड में उड़ान भरते हैं, जिनकी रईसी का आलम इस देश के लोगों से उनका जुड़ाव है ही नहीं। और मालिकों से होते होते बात ये रिपोर्टरों तक चली गई और उनका जीवन भी सरोकार से कट गया। लेकिन एक जनादेश ने एक ऐसा पाठ इस देश को अगर दे दिया जहां सवाल ये बड़ा हो गया कि अब जो पूंजी पर टिका हुआ मीडिया था वो क्या करे, तो अगला सवाल यही है, अब वो नहीं, इस देश की जनता को करना है जो कर सकती है और उस जनता के दबाव में इस देश के विपक्ष को वैसा काम पार्लियामेंट के भीतर भी करना है। और उसी के दबाव के चलते और उसी दबाव की वजह से इस सरकार के पास अब कोई चेहरा नहीं है, इस सरकार के पास कोई नारा नहीं है, इस सरकार के पास अपनी चकाचौंध और उसे दिखा बता पाने की परिस्थितियां नहीं हैं। और इस मीडिया की अंदरूनी हालत यह है कि 2014 में 761 करोड़ रुपए प्रॉफिट 6 बड़े मीडिया कंपनियों के थे, जो 2023 में घटकर 254 करोड़ आ गए। और वो सिमटते सिमटते इतना सिमट गया कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि धीरे धीरे उसकी अपनी साख उस राजनीति में, उस मीडिया में और उस जनता के बीच से गायब हो गई जिसके आसरे वो खड़ा हुआ था। इमरजेंसी का ये नायाब दौर है, सिर्फ इसे परख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।